नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग कृषि विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। और जैसा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उसमें कृषि विज्ञान को विज्ञान संकाय के अंतर्गत रखा गया है और इसके अंतर्गत कृषि विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान और कृषि रसायन, हिंदी अनिवार्य और अंग्रेजी अनिवार्य विषयों को, इन 5 विषयों को लेकर के बच्चे परीक्षा देते हैं। और कक्षा 12वीं के अंदर हम इसकी बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से विद्यार्थियों को जो कृषि विज्ञान है उस कृषि विज्ञान के अंतर्गत आपको किस प्रकार से अंक का विभाजन किया गया है। तो अंक विभाजन में हम देखते हैं सैद्धांतिक जो परीक्षा है, सैद्धांतिक परीक्षा में 56 अंक निर्धारित किए गए हैं और सत्रांक के रूप में जो विद्यालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं ये अंक जो हैं वो आपके 14 अंक जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं। और प्रायोगिक परीक्षा के रूप में तीस अंक निर्धारित किए गए। इन सभी अंकों का कुल योग जो है वो आपके 100 अंक है और प्रत्येक पेपर के अंदर 100 अंक निर्धारित किए गए। तो हम कृषि विज्ञान के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो हमें सबसे पहले अंक विभाजन यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स या मार्किंग सिस्टम के बारे में हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि 56 अंक जो कि बोर्ड की परीक्षा द्वारा दिए जाते हैं, 14 अंक जो हैं वो सत्रांक जो विद्यालय द्वारा निर्धारित किए गए और 30 अंक जो प्रायोगिक परीक्षा में निर्धारित किए। इन सभी के अंदर आपको टोटल जो कुल अंक है वो 100 अंक है। इन अंकों को हमें ध्यान में रखना है। अब इसके आगे की बात करते हैं हम कि कृषि विज्ञान, जो भी कृषि विज्ञान के विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप कृषि विज्ञान का चयन करते हैं और उस विषय का चयन करने के बाद आपको इस विषय के साथ में किस प्रकार से तैयारी करनी है और उसके बारे में मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि भी कृषि विज्ञान जो विषय है इस विषय के बारे में हमारी सबसे पहले एक रुचि होनी चाहिए, हमारा इस विषय के प्रति लगाव होना चाहिए, तभी हम इस विषय को पढ़ पाएंगे। अन्यथा हम विषय लेने के बाद में भी हम लोग सही तरीके से आगे इसकी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और हमारा जो डिसीजन है वो गलत हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि भी जब भी हम विषय का चुनाव करें तो उसमें सावधानी जरूर बरतें और हमारी रुचि के अनुरूप ही ये काम करें। तो कृषि विज्ञान की आगे की कड़ी में हम जब बात करते हैं कि यहाँ पर कृषि विज्ञान जो शब्द है, कृषि विज्ञान है क्या? जो भी हम कार्य करते हैं कृषि का यानी खेती किसानी का जो भी कार्य है वो खेती किसानी के कार्य के अंतर्गत जो भी क्रियाएं की जाती है उसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना कृषि विज्ञान के अंतर्गत आता है। अगर इसकी हम बात एग्रीकल्चर शब्द की अगर हम बात देखें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर जो शब्द है ये एग्रीकल्चर शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एगार और एग्री, जिसका मतलब होता है सॉइल यानी कि मृदा, और कल्चरा का मतलब होता है, दूसरा शब्द है कल्चरा, इसका मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन यानी कृषि कार्य या कर्म करना। तो यहाँ पर हम जब शब्द देखते हैं एग्रीकल्चर जो शब्द है ये शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा का शब्द है, जैसा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है उसमें दिया गया है कि एग्रीकल्चर जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। और इस शब्द के अनुसार हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें हम एगार का मतलब होता है या एग्री का मतलब होता है सॉइल यानी कि मृदा। अब मृदा के अंदर हम कृषि कार्य करते हैं और फसल उत्पादन करते हैं। तो एक अर्थ इसका हमें समझ में आता है कि कृषि जो है ये कृषि शब्द में ये कृष धातु से बना है। किससे बना है?
कृष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जुताई करना, खींचना, प्राप्त करना, उत्पादन करना। तो कृष धातु जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, और जिससे हम कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे आगे की कड़ी में, कि हम जानना चाहते हैं कि भी आगे हम कृषि विज्ञान का क्या उपयोग है, इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, इसका क्या महत्व है। तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कृषि विज्ञान को और किन शाखाओं में बांटा गया है। तो कृषि विज्ञान को मुख्य रूप से हम देखें तो 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो कृषि विज्ञान जो है इन 3 शाखाओं से मिलकर के बना हुआ है, जिसके अंतर्गत और भी अन्य शाखाएं इसके अंदर आती है, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो सस्य विज्ञान, जिसे हम एग्रोनॉमी कहते हैं, और हॉर्टिकल्चर, जिसे हम उद्यान विज्ञान कहते हैं, और एनिमल हस्बेंड्री, जिसे हम पशुपालन कहते हैं। तो इस कृषि विज्ञान को हम वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें इन तीनों ब्रांचों के बारे में हमें अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें एग्रोनॉमी, जिसे सस्य विज्ञान कहते हैं। आज हम सस्य विज्ञान और हॉर्टिकल्चर, जिसे उद्यान विज्ञान कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, जिसे पशुपालन कहते हैं। जब कृषि के साथ हम पशुपालन भी करते हैं, यानी कि जब हम कृषि करते हैं और उसके साथ में पशुपालन भी करते हैं, तो इन दोनों कार्यों को अगर जब सम्मिलित रूप से किया जाता है तो उसे हम मिश्रित खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित खेती कहते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एग्रोनॉमी की। तो एग्रोनॉमी शब्द जो सस्य विज्ञान यानी फसल विज्ञान, यानी कि मृदा में जब हम फसलों को उगाते हैं और फसलों से उत्पाद प्राप्त करते हैं और उसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार की फसल को, किसी अमुक प्रकार की फसल को किसी अमुक प्रकार के क्षेत्र में बोया जाता है, तो हमें किस प्रकार से उत्पादन प्राप्त होता है, और उस उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार से कौन कौन से चरणबद्ध तरीकों को अपनाना चाहिए। तो ये सारी जानकारी हमें एग्रोनॉमी के माध्यम से मिलती है। आज भारत जो देश है, उस भारत देश की 70 से 75% जो जनसंख्या है, जो गांव में निवास करती है, वो जनसंख्या कृषि और कृषि से संबंधित कार्यों से जुड़ी हुई है। और भारत के अंदर अगर देखा जाए तो भारतीय कृषि जो है उसके अंदर 3 स्तंभ है, जिसमें कृषि भी इसका एक पहला स्तंभ आता है, व्यापार, कृषि, व्यापार और उद्योग। तो ये 3 चीज़ें, तो जहाँ भारत के अंदर हम उद्योगों की बात करें तो बिना कृषि उत्पादों के उद्योगों को चलाना या संचालित करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो यहाँ पर जो भी आर्थिक स्थिति है वो मजबूत बनाने के लिए हर देश के, हर किसी भी विश्व के किसी भी राष्ट्र की अगर अपन बात करें तो उनके लिए कृषि कार्य करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे एग्रोनॉमी की, यानी कि जिसमें ये जो शब्द एग्रोनॉमी दिया गया है, एग्रोनॉमी शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द जो अपन देखें एग्रोज, एग्रोज प्लस नोमोज। एग्रोज जो शब्द है, ये शब्द और ये 2 शब्द, इन दोनों शब्दों के युग्म को मिला करके एक शब्द बनाया है जिसको कहते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोज का मतलब होता है यहाँ पर फसल, और नोमोज का मतलब होता है प्रबंधन। तो जब हम फसल का प्रबंधन करते हैं किस प्रकार से,
यानी कि एक फसल है हमारे पास में, चाहे वो गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, कोई भी जो भी फसलें हैं, उन फसलों के अंतर्गत अगर अपन चर्चा करें तो उस फसल का प्रबंधन कैसे करना है, यानी कि शुरुआती चरण से लेकर के अंतिम पड़ाव तक हम उसके एक चरणबद्ध तरीके को अपनाते हैं, उसी को हम वैज्ञानिक खेती कहते हैं। तो एग्रोनॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फसल का क्या किया जाता है, वैज्ञानिक तौर पर प्रबंधन किया जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है। अब दूसरी बात आती है, दूसरी जो वो है हॉर्टिकल्चर, क्योंकि हम 11वीं और 12वीं कक्षा के अंदर जो एग्रीकल्चर पढ़ते हैं उसमें ये तीन ही भागों के बारे में हमको अध्ययन करने को मिलता है। हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। तो उद्यान विज्ञान यानी कि जहाँ पर लैंडस्केप है या हमारे पास में कोई ऐसी जगह है जिसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उस जगह पर अनुपयोगी जगह का हम इस्तेमाल हॉर्टिकल्चर के लिए कर सकते हैं। हमारे पास में ऐसी ज़मीन जहाँ पर कृषि योग्य भूमि है, उस भूमि के पास में हमें कुछ स्थान हॉर्टिकल्चर के लिए भी रखना चाहिए, ताकि वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फल वृक्षों को लगा सकते हैं। फल वृक्षों को कृषि के साथ में हम दोहरा फायदा करने के लिए भी उगा सकते हैं। हॉर्टिकल्चर के माध्यम से हम फल वृक्षों के बीच में जो खाली जगह रह जाती है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, फसलों को उगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम डबल बेनिफिट भी ले सकते हैं। और हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम फल उत्पादन करते हैं, यानी उद्यानों का हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो फलों का उत्पादन करना है। फल उत्पादन के अंतर्गत अगर अपन देखें तो फल उत्पादन के अंदर हॉर्टिकल्चर की एक ब्रांच है जिसको कहते हैं अपन पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी यानी कि फल विज्ञान, फल विज्ञान। तो इसके अंतर्गत हम फल विज्ञान के अंतर्गत हम फलों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं और वैज्ञानिक तरीके से इसके बारे में जानकारी जुटाते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फलों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं उसको पोमोलॉजी कहते हैं। अगली बात अपन बात करते हैं, तीसरा जो है अपने एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर पशुओं को पालना, यानी कि किसी पशुपालक की अगर अपन बात करें तो वो पशुपालक जो है उसको पशुपालन के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, कौन से पशुओं को उसे पालना है, किस प्रकार से उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, किस प्रकार से उनके उत्पादन उनसे जो मिलेगा उसका ध्यान रखना है, उनके स्वास्थ्य का, उनके आश्रय का कहाँ पर उनको रखा जाता है, तो उनके सारी चीज़ों का हमें प्रबंधन करने के लिए हम पशुपालन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशु और पशुओं के स्वास्थ्य, आश्रय और उसके प्रबंधन के बारे में हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, उसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। और यही पशुपालन जब कृषि के साथ में किया जाता है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि कृषि और पशुपालन दोनों सम्मिलित रूप से किए जाते हैं, तो उसे हम मिश्रित खेती कहते हैं। अब कृषि विज्ञान की हम अन्य शाखाओं के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि कृषि विज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं कि फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत विज्ञान की, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फूलों का अध्ययन करते हैं, फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। उसमें हम फूलों से प्राप्त जो उत्पाद हैं, ठीक है ना, जैसे कॉस्मेटिक आइटम है, परफ्यूम्स हैं, फूलों के द्वारा जो भी हमें जो उत्पादन मिलता है वो मुख्य रूप से फूल ही होते हैं और उन्हीं से फूलों से अर्क निकाला जाता है। और आज जो हम आसपास के क्षेत्रों में देखते हैं बहुत सारे ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वैवाहिक संबंध होते हैं या विवाह के महोत्सव होते हैं, तब उन जगह पर फूलों का इस्तेमाल होता है। फूल आज के समय में हर जगह इस्तेमाल होते हैं और इसको कृषि विज्ञान के अंदर एक अच्छा दर्जा दिया गया है कि भी लोग ना फूलों की खेती करके भी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। तो एक किसान क्या चाहता है कि वो हम खेती के साथ साथ अतिरिक्त आय भी करें, तो हम फसलों का भी अगर वहाँ पर चयन करते हैं तो उसके साथ साथ हम कुछ स्थान को खेतों के अंदर हमें फूलों को उगाने के लिए या फूल वाले
पौधों को उगाने के लिए हम कुछ स्थान को चिन्हित करके रखें या सुनिश्चित करके रखें। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फूल और फूल से संबंधित संपूर्ण ज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। दूसरा, इसके बाद में कृषि विज्ञान की एक और अन्य शाखा है जिसके अंदर ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर की बात करें अपन यहाँ पर तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर को तो बोलते हैं हम फूल विज्ञान और ओलेरीकल्चर को बोलते हैं सब्जी विज्ञान। तो यहाँ पर हम सब्जियों की बात करते हैं। देखो आज हमारे सामने जो भी सब्जियों को हम देखते हैं आसपास के क्षेत्रों में, जैसे सब्जी मंडी हम जाते हैं तो हमें बहुत सारी सब्जियां देखने को मिलती हैं। आखिर ये सब्जियां आती कहाँ से? क्योंकि ये भी कृषि के माध्यम से ही इनको प्राप्त किया जाता है। कृषि के अंतर्गत इनकी खेती की जाती है और शाकीय विज्ञान भी कहते हैं इसको, शाकीय विज्ञान, क्योंकि ये पौधे जो हैं वो शाक स्वभाव के होते हैं, शाक स्वभाव के होते हैं, छोटे साइज के होते हैं और 2 से 3 माह के अंदर ये हमको ये उत्पाद प्रदान करने के योग्य होते हैं। तो 2 से 3 माह के अंदर हमको सब्जियां मिल जाती हैं और वर्ष भर हम क्या कर सकते हैं, 4 फसलें इसकी प्राप्त कर सकते हैं। और इन फसलों के द्वारा हमें जैसे आलू है, टमाटर है, भिंडी है, बैंगन है, ऐसी सब्जियां जो हमें मार्केट के अंदर आसानी से सुलभ हो जाती है। तो इन सभी का अगर वैज्ञानिक अध्ययन करना है तो हमें कौन सी विज्ञान, कृषि विज्ञान की कौन सी शाखा का अध्ययन करना पड़ेगा? ओलेरीकल्चर का। इसके बाद में हम बात करते हैं ओलेरीकल्चर के बाद एपीकल्चर। जिसे हम मधुमक्खी पालन भी कहते हैं। तो एपीकल्चर यानी कि जहाँ पर हम कृषि करते हैं उसी क्षेत्र के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कंटेनर्स हम रख सकते हैं जहाँ पर मधुमक्खियों को छत्ता बनाने के लिए जगह उपलब्ध कराई जाती है और वहाँ पर मधुमक्खियों को पाला जाता है और मधुमक्खियों से जो उत्पाद हमें मिलता है, मोम और शहद, ये 2 उत्पाद हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो उस मधुमक्खियों के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए हमें इस शाखा का अध्ययन करना चाहिए। तो एपीकल्चर विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मधुमक्खी और उससे प्राप्त उत्पादों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में कृषि विज्ञान की एक और शाखा है सेरीकल्चर। जिसे रेशम विज्ञान कहते हैं, रेशम कीट विज्ञान। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रेशम के कीट के माध्यम से हम रेशम प्राप्त करते हैं और उसका संपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। तो यह भी कृषि विज्ञान के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि जहां पर कृषि के माध्यम से हम बहुत सारे मानव की जो आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा कर सके। तो कृषि के अंतर्गत उन सारी चीज़ों को हम रखते हैं जहां पर हमें कुछ उत्पाद मिलता है और उस उत्पाद का मानव जीवन के लिए, मानव कल्याण के लिए उसका उपयोग होता हो। ठीक है ना। फिशिकल्चर मछली पालन। तो यहाँ पर हम बात करें पिसिकल्चर की, यह भी कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बड़े पैमाने पर क्या करते हैं या छोटे पैमाने पर हम मछलियों का उत्पादन करते हैं और मछलियों को पालने के लिए जो
स्थान चिन्हित किया जाता है, उस जगह पर हम क्या करते हैं, उनको पालने के लिए छोटी मछली जो उनके बीज जिसे हम जीरा कहते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। और पीसी कल्चर के अंतर्गत हम मछलियों का व्यापारिक तरीके से या बड़े पैमाने पर कॉमर्शियल तरीके से उसका हम क्या कर सकते हैं, इसका पालन कर सकते हैं, ताकि ये एक भोजन का एक दूसरा विकल्प है जिसका इस्तेमाल करके लोगों को आहार की आपूर्ति भी कराई जाती है। मछलियों को पालने का जो विज्ञान है उसको पीसी कल्चर के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मछली तथा उससे प्राप्त उत्पाद के बारे में अध्ययन करते हैं। मछलियों के अंदर विटामिन ई भी पाया जाता है। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं जो है औषधि विज्ञान। मेडिसिनल साइंस। तो जितने भी औषधीय गुण वाले जो पौधे हैं, ऐसे पौधे जिनके अंदर औषधीय गुण पाया जाता है, औषधीय गुणों वाले जो पौधे, ठीक है ना, उन पौधों के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है कि कौन सा पौधा जो है जिसमें कोई औषधीय गुण वाला, कोई उसके अंदर एल्कलॉइड है, यानी कि पादप जो क्या करते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण करते हैं जो उस पादप के लिए तो उपयोगी नहीं होते हैं, लेकिन हमारे लिए वो पदार्थ उपयोगी होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम एल्कलॉइड्स कहते हैं जो कि पादपों के अंदर निर्मित होते हैं। और इन्हीं पादपों से प्राप्त, जैसे कुनैन की अगर अपन बात करें, कुनैन, तो कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है और उसका मलेरिया के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। और हल्दी है, तो हल्दी का भी एंटीसेप्टिक की बात करें अपन तो उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे पौधे हैं जिन पौधों के अंदर औषधीय गुण पाए जाते हैं, और हम जितने भी मसाले इस्तेमाल करते हैं उन सब में कुछ ना कुछ औषधीय गुण होता है। हींग है, तो हींग जिसे अपन एस्फर्टिडा जिसे कहते हैं, तो उसके अंदर भी हम बात करें तो उसमें भी एक गैस हरक का गुण पाया जाता है, वात हर गुण पाया जाता है, और ये हमारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करता है। बहुत सारी पौधे ऐसे हैं जिनके ऊपर आज भी रिसर्च किया जा रहा है। तो औषधीय गुण वाले पौधों के ऊपर जो भी अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, औषधीय विज्ञान कहते हैं। मेडिसिनल साइंस जो है, जो औषधीय गुण वाले पौधों के लिए हाँ, तो औषधीय गुण वाले पौधे जैसे हींग है, ठीक है ना, सिनकोना है और बहुत गूगल है, तो इन पौधों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उनमें जो एल्कलॉइड्स हैं उनका उपयोग आज के समय में हम बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए, उन रोगों को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कृषि विज्ञान का जो क्षेत्र है बहुत ही विशाल है, और इस क्षेत्र को देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हम अगले टाइम पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक हम जब स्टार्ट करेंगे, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अंदर जो पहला चैप्टर दिया गया है, सस्य विज्ञान, मृदा और बीज, तो हम उस पहले चैप्टर के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो उसके बारे में सारी जानकारी इसके अंदर दी जाएगी। तो आज मैंने कृषि विज्ञान की जो सामान्य जानकारी थी, उसके रिलेटेड कौन कौन सी जो भी ब्रांचेस हैं, जो शाखाएं हैं, उसके बारे में बताया, उनका थोड़ा सा महत्व भी बताया। तो हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कृषि विज्ञान हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, और उस उपयोगी कृषि विज्ञान का हमें ध्यान रखना है। और आने वाले समय में हम बहुत सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे, और इसके अंदर कृषि विज्ञान की एक अहम भूमिका है, और हम बहुत सारी चीज़ों को जो कृषि विज्ञान से संबंधित है, इसमें हम पशुपालन के बारे में भी अध्ययन करेंगे, पशुओं से संबंधित रोगों के बारे में भी अध्ययन करेंगे, और इसके अंदर हम सस्य विज्ञान
के अंतर्गत जो अध्ययन करेंगे, उनके चरणबद्ध तरीकों का अध्ययन करेंगे, उनके अंदर होने वाले रोग, उनके निवारण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये सारी जानकारियाँ हमें कृषि विज्ञान से ही मिल सकती है। लेकिन आज के समय में जो कृषि विज्ञान के जितने भी विद्यार्थी हैं, उनका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो उस विषय को पढ़ करके पारंगत हो जाएं और उसको पढ़ने के बाद में उस विषय से संबंधित जानकारी पा करके वैज्ञानिक तौर तरीके से अगर वो खेती करते हैं तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। और जैसा कि कृषि विज्ञान जो है वो हमारे देश का क्या है, एक स्तंभ है, ठीक है ना। 3 स्तंभों की अगर अपन बात करते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ हैं। उन 3 स्तंभों में व्यापार, उद्योग और कृषि। तो कृषि के बिना व्यापार भी संभव नहीं है, कृषि के बिना उद्योग भी संभव नहीं है, और कृषि के बिना हमारा जीवन भी संभव नहीं है। तो हमें सबसे ज़्यादा महत्व देने की आवश्यकता है, तो आज के समय में कृषि विज्ञान को दे, और कृषि विज्ञान के प्रति हमारा लगाव, रुचि होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा हम इस विज्ञान के बारे में संपूर्ण जानकारी जुटा नहीं पाएंगे। तो आने वाले समय के अंदर जो लोग कृषि कार्यों को छोड़ करके बहुत सारे ऐसे कार्यों में लिप्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से आज कृषि विज्ञान के स्टूडेंट्स भी कम हैं। तो हम यही चाहते हैं कि भी कृषि के प्रति उनका लगाव जागे और बहुत सारे लोग जो है इस क्षेत्र के अंदर आगे आएँ और आने वाले समय में इस चीज़ों की जानकारी प्राप्त करें। अब हम बात करते हैं मृदा उर्वरता की। सॉइल फर्टिलिटी। तो सॉइल फर्टिलिटी यानी कि किसी भी जगह पर अगर आपको कोई भी फसल को बोना है तो सबसे पहले हमें स्थान का चयन करना चाहिए, और वह स्थान क्या होना चाहिए, कृषि योग्य होना चाहिए। तो कृषि योग्य स्थान का चयन करने से पहले हमें किस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हम उस जगह पर जहाँ पर हम खेती करना चाहते हैं उस जगह की हमें क्या जानकारी होनी चाहिए कि वो जगह कृषि के लायक है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करें, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, उस जगह की मृदा का परीक्षण करवाना चाहिए। तो मृदा की जो परीक्षण करवाएंगे, क्या करवाना चाहिए, परीक्षण। और आज के समय में जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसके माध्यम से किसान जो है वो अपनी मृदा का परीक्षण करवा सकता है और उसे पता चल सकता है कि भी मृदा के अंदर कौन से प्रकार के अमुक प्रकार के तत्व की कमी है, और उस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए किस प्रकार के फर्टिलाइज़र का, यूरिया का या कौन सी खाद का वो उपयोग करे जिससे कि उसकी आपूर्ति हो सके। और पर्याप्त मात्रा के अंदर जब भूमि के अंदर जब पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कि पादप की वृद्धि के लिए जरूरी है, तो हम सही शब्दों में कह सकते हैं कि जो मृदा उर्वरता है, पादप वृद्धि के लिए मृदा में मौजूद जो पोषक तत्व हैं उन पोषक तत्वों का प्राप्य रूप, उचित मात्रा और उसका उपयुक्त संतुलन होना चाहिए, तभी वो मृदा क्या कहलाएगी, उर्वर कहलाएगी। और इस प्रकार की क्षमता को हम क्या कहते हैं, मृदा उर्वरता कहते हैं। मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों को प्रदान करने की क्षमता, जिससे पादप वृद्धि में आसानी हो सके। तो जिसे हम क्या कहते हैं, मृदा उर्वरता कहते हैं, सॉइल फर्टिलिटी। यानी कि मृदा के अंदर उपस्थित जो भी पोषक तत्व है तो उनको पता करने के लिए